Assalamualaikum and welcome to Medis Academy. I'm your teacher Said Ghulam Elisha. तो आज हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स में से वन लाइनर नोट्स को रीड आउट करेंगे और सारी पॉइंट्स जो वन लाइनर है आपके साथ में शेयर करूंगा ताकि हम जो प्रिपरेशन कर रहे हैं बीएससी नर्सिंग डीपीटी एंड फॉर्म डी एग्जाम्स के लिए वो प्रॉपर हो सके। अगर आप हमारी बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर नंबर्स मौजूद हैं और उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट डिटेल मौजूद है कि आप जो है कैसे बैचेस जो हैं ज्वाइन कर सकते हैं और डिफरेंट कॉलेजेस के लिए चाहे वो लम्स टाउ DNS के जो कि NTS लेता है या फिर JSMU जो भी टेस्ट हो उसकी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो कांटेक्ट करें और जो है वो डिस्काउंटेड ऑफर अवाइल करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को, जो कि सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 है, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस। फिजिक्स क्या है? ब्रांच है साइंस की जो कि डील करती है स्टडी से। किस चीज़ की स्टडी से? प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इसमें हम प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल इंटरेक्शन से, ठीक है। मैटर और उस एनर्जी के साथ उसका म्यूचुअल इंटरेक्शन है उसके साथ जो है डील करती है फिजिक्स। डील करती है मैटर और म्यूचुअल इंटरेक्शन ऑफ एनर्जी। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैं अभी माउस यूज़ कर रहा हूँ इसको ड्रैग यहाँ पे लाइन ड्रॉ करने के लिए, तो एक चीज़ है, एक एनर्जी है जो कि मैं लगा रहा हूँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे जो चीज़ अवेलेबल है मीन्स के माउस, वो क्या है? कंप्यूटर माउस एक मैटर है और मैं अपने हाथ से जो है यहाँ पे एनर्जी लगा रहा हूँ। तो एक चीज़ हो गई मैटर और दूसरी हो गई एनर्जी। इन दोनों के इंटरेक्शन को और इसी तरह से इस फेनोमेना को जो है यानी कि नेचर की इस स्टडी को हम फिजिक्स कहेंगे, ठीक है। उसके अलावा मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि वर्ड फिजिक्स जो है वो फिजियोक्स से निकला हुआ है, यानी कि इसका मतलब होता है नेचर को स्टडी करना, ठीक है। नेचर, किसी भी चीज़ की नेचर। तो आपको जैसे कि पता चल गया कि मैटर और एनर्जी के इंटरेक्शन को हम क्या कहेंगे? फिजिक्स। उसके बाद पीपल ऑफ यूफ्रेट्स एंड टाइग्रिस वैलीज वर अवेयर ऑफ कैलेंडर, यानी कि सबसे पहले ये लोग जो थे टाइग्रिस वैली और उसके अलावा यूफ्रेट्स, वो क्या थे? अवेयर थे कैलेंडर की नॉलेज से, जैसे कि चाइनीज़ अवेलेबल थे और इंडस वैली के पीपल जो थे वो डेसिमल सिस्टम के पायोनियर थे। इसी तरह से ये सारे सिस्टम्स फिजिक्स और केमिस्ट्री और सारा जो था वो ओल्ड एज में भी, ओल्ड में यानी कि एशियन टाइम में भी अवेलेबल था, लेकिन लोगों को आहिस्ता आहिस्ता से ये सारी बातें पता चलने लगी जैसे ही ये सारी नॉलेज यानी कि फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री, जो कि आज हम हिस्ट्री ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पढ़ते हैं, वैसे ही ये नॉलेज जैसे जैसे इंटरप्ट होता गया यानी कि इसमें हम इंक्लूड करते गए, हम लिखते गए, पढ़ते गए, तो ये आज नॉलेज जो है हम फिजिक्स के बुक की सूरत में या फिर केमिस्ट्री या फिर बायोलॉजी के बुक के सूरत में पढ़ रहे हैं। तो वैसे ही कदीम लोग जो थे उनको भी ये सारे सिस्टम्स पहले से ही पता थे, जैसे कि कैलेंडर्स और उसके कैलेंडर्स के बारे में, और इंडस वैली वाला जो पायोनीर्स थे वो यानी कि स्टार्टिंग करने वाले थे एक कौन से सिस्टम की? एक डेसिमल पॉइंट सिस्टम जो होता है, डेसिमल सिस्टम जो होता है उसके पायोनियर जो हैं वो इंडस वैली वाले लोग हैं, ठीक है। उसके अलावा ग्रीक्स, अब यहाँ पे ग्रीक्स की भी बात आती है क्योंकि ज़्यादातर बुक हमारे पास आप देख सकते हैं कि ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। तो पहले स्टार्टिंग में हमारे जो भी साइंटिस्ट थे, जो भी बॉटनिस्ट, जूलॉजिस्ट या फिजिस्ट थे या फिर केमिस्ट थे, वो सारे लैंग्वेजेस यानी कि ग्रीक, लैटिन और यही लैंग्वेजेस स्पोकन थे, बात करते थे, ठीक है। इसी लैंग्वेजेस में तो ज़्यादातर आज जो भी हम टर्मिनोलॉजी पढ़ रहे हैं जैसे कि बायो फिजिक्स या फिर ये केमिस्ट्री, ये सारे वर्ड जो हैं ग्रीक या फिर लैटिन के हैं। तो ग्रीक आर द एक्सेप्ट एज ग्रीक्स को माना जाता है पायोनियर्स ऑफ फिजिकल एंड सिस्टमेटिक नॉलेज, यानी कि सिस्टमेटिक नॉलेज, फिजिक्स एज द सिस्टमेटिक नॉलेज किस बंदों ने हमें प्रेजेंट किया? वो ग्रीक्स थे, ठीक है। और उसके साथ साथ चाइनीज़ जो थे वो थे फर्स्ट टू मेक, यानी कि 1200 कबल मसीह को, BC को जो है सबसे पहले चाइना ने नोट जो है वो यूज़ किया था, पेपर करेंसी यूज़ की थी। तो चाइनीज़ जो है वो पेपर को इंट्रोड्यूस करने वाले सबसे पहले थे,
ठीक है। इसी तरह से काफ़ी सारी साइंसेस हमें मालूम होती है, जैसे कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सारी इन लोगों की कंट्रीब्यूशंस की वजह से, यानी कि ग्रीक, चाइनीज़ और पीपल ऑफ इंडस वैली यानी फ्राइड्स एंड टाइग्रिस वैली वाले, ये सारे पायोनियर्स हैं काफ़ी सारी चीज़ों के। ठीक है, तो ये जो थी वो हिस्ट्री से ली गई, ये हमें पेपर में काम नहीं आने वाली, ये नहीं पूछेंगे। हम जो है आगे देखते हैं कि क्या होता है। तो फिजिक्स अब यहाँ से देख लेते हैं, समझते हैं कि फिजिक्स इज अ क्वांटिटेटिव साइंस। फिजिक्स क्या है? एक क्वांटिटेटिव साइंस है जो कि रिलेट करती है किसके साथ? केयरफुल मेजरमेंट्स एंड ऑफ वेल डिफाइंड फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, किसकी फिजिक्स क्या है? क्वांटिटेटिव साइंस है किस चीज की? फिजिकल क्वांटिटीज की वेल मेजरमेंट से इसका ताल्लुक होता है। ठीक है, यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज जो नेचर में चल रही है हमारे पास, जो भी फेनोमेनास हो रही हैं, ठीक है, उनकी क्वांटिटीज को सही तरह से नापना, यानी कि फिजिक्स का ये कॉन्सेप्ट होता है। जैसे कि बेसिक क्वांटिटी अगर हम बात करें तो मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये हमारे पास क्या होती हैं? लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये सारी है बेसिक क्वांटिटीज। ठीक है, और फिजिक्स क्या करती है? इनकी केयरफुल मेजरमेंट, ठीक है, केयरफुल मेजरमेंट से ताल्लुक रखती है। कंपैरिजन, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो कि है कंपैरिजन ऑफ नाउन क्वांटिटी विद द स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड कंपेरिजन। ठीक है, अब कंपेयर करें एक नाउन क्वांटिटी को एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ, तो उसे हम कंपेरिजन कहेंगे। जैसे कि हम शॉप पे जाते हैं तो शॉप वाला जो है, जो भी फॉर सपोज हमने चीनी लेनी है 1 किलो, तो वो एक शापर उठाता है, उसमें कुछ अमाउंट ऑफ चीनी लेता है, वो एक बैलेंस पे, यानी कि एक वहाँ पे नापने का औजार होता है, उस पे रख देता है, जो कि रीडिंग बताता है कि ये किलो में से इतना कम है या किलो से बढ़ गया है। तो ये सारा क्या है? ये हमारा जो वो चीनी के कुछ, यानी कि क्वांटिटी डाल रहा है उसमें, वो अननोन क्वांटिटी होती है, यानी उसका तो हमें पता नहीं होता, जिसको हमने मालूम करना होता है कि हम तो उसे कहते हैं कि किलो दे दो, तो वो किलो कैसे कंपेयर करता है उसको एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ। ठीक है, अब जो वहाँ पे वाइंग मशीन पड़ी रहती है, जो कि मेजर करने वाली मशीन पड़ी रहती है, उसको कहेंगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी। अब अननोन क्वांटिटी वो हो गई जो हम लेना चाह रहे हैं, और वो कंपेयर किसके साथ करेगा? स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ कंपेयर करके हमें वो अमाउंट देगा और हम उससे वो पैसे देंगे। तो कंपेरिजन क्या होता है? अननोन क्वांटिटी को स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ मेजर करना है। ठीक है, स्टैंडर्ड विद व्हिच द थिंग्स आर कंपेयर्ड इज कॉल्ड यूनिट। अब देखें, अब वो स्टैंडर्ड जिसके साथ चीज़ों को कंपेयर किया जाए, ठीक है, चीज़ों को कंपेयर किया जाए, उसको हम कहेंगे यूनिट। जैसे कि मैंने दुकान वाले को क्या कहा कि मुझे 1 किलो चीनी चाहिए। ठीक है, तो किलो, यहाँ पे वर्ड किलो जो आता है वो हमारे पास क्या हो गया? एक स्टैंडर्ड हो गया। ठीक है, यानी कि मैंने उसे स्टैंडर्ड बता दिया है, फिर वो उसे मेजर करेगा। ठीक है, उस क्वांटिटी को स्टैंडर्ड के साथ मेजर करके मुझे प्रोवाइड करेगा। तो स्टैंडर्ड विथ विच द थिंग्स आर कंपेयर्ड, वो स्टैंडर्ड क्वांटिटी या स्टैंडर्ड चीज जिससे चीज़ों को कंपेयर किया जाएगा, उसको यूनिट कहा जाता है। कि जैसे हम अभी आज कहते हैं कि मास को नापने के लिए मास, ठीक है, सॉरी, जैसे कि मास के लिए हमारे पास मास क्या है? एक यूनिट है। मास को नापने के लिए केजी, इसी तरह से टाइम को नापने के लिए सेकेंड। ठीक है, ये सीजीएस सिस्टम और एफपीएस और 3 तरह के हमारे पास एम के एस सिस्टम ये हैं। लेकिन मोस्ट एक्सेप्टेबल जो है सिस्टम इंटरनेशनल, क्योंकि काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। एक बंदे एक कंट्री में वो अगर कह रहे थे कि मीटर, तो वहाँ यानी कि किसी भी कंट्री में कोई बंदा जाता था पहले 1960 से पहले, जब तक ये एसआई सिस्टम अभी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, तो वहाँ उन्हें लॉस भी हो जाता था और फ़ायदा भी हो जाता था। क्यों? क्योंकि हर कंट्री का स्टैंडर्ड क्वांटिटीज़ अपनी अपनी थी।
तो सिस्टम इंटरनेशनल ने एक पूरा का पूरा क्या कर दिया, सिस्टम चेंज कर दिया ताकि इनको जो है वो कारोबार में भी सही यानी कि फ़ायदा हो सके। क्योंकि जब एक बंदा दूसरी कंट्री जाता था तो वहाँ जाके बोलता था कि मुझे इतना कपड़ा चाहिए, तो उसे या तो वो बहुत कम मिल जाता था, या तो उसके पैसे बहुत ज़्यादा लग जाते थे। तभी ये स्टैंडर्ड चीज़ें बनाई गई कि किलो और लीटर और सारी चीज़ें सारे ममालिक में एक जैसी होंगी, उसे कहा गया सिस्टम इंटरनेशनल। ठीक है, जिसके तहत ये यूनिट जो आप पढ़ते हो वो सेम है। तो देर आर 3 सिस्टम्स ऑफ द यूनिट्स। ठीक है, अभी इन्हीं जो है 3 सिस्टम्स को नापने के 3 सिस्टम हैं, जिनको पहला सिस्टम है जो है हमारे पास ग्राम सेकंड, ठीक है, सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड है। उसके बाद FPS यानी कि फुट पाउंड और सेकंड है। उसके बाद MKS यानी कि मीटर किलोग्राम और सेकंड है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि इसको फिर चेंज करके सिस्टम इंटरनेशनल के बना दिया जाता है और ये क्वांटिटीज नाम चेंज कर दिए जाते हैं। द यूनिट यूज टू मेजर द बेसिक आर फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब वो क्वांटिटीज जो कि बेसिक करार दी गई हैं, जिसको हम ऊपर कह चुके हैं कि मास, लेंथ, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये क्या होती हैं, बेसिक क्वांटिटीज हैं। इनको नापने के लिए जो स्टैंडर्ड्स या फिर जो यूनिट यूज होंगे उनको हम कहेंगे फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज को, बेसिक क्वांटिटीज को नापने के लिए जो यूनिट यूज होंगे उनको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं। इसे क्लियर। उसके बाद इंटरनेशनल सिस्टम या फिर सिस्टम इंटरनेशनल units was implemented to overcome the difficulties of large numbers of multiples and of submultiples unit and due to the large conversion factors। ठीक है, तो इंटरनेशनल सिस्टम जो मुतारिफ करवाया गया था तो उनके यूनिट्स ये हैं। लेंथ का हमारे पास मीटर है, मास का हमारे पास केजी है, किलोग्राम, टाइम का सेकंड है, टेम्परेचर को नापने के लिए इंटरनेशनल यूनिट यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम जो था उसके मुताबिक केल्विन है। याद रखिएगा कि अगर हम दिन का टेम्परेचर नाप रहे हैं तो वो सेल्सियस में होता है, जैसे कि डॉक्टर यूज़ करते हैं फ़ारेनहाइट थर्मामीटर। ठीक है, फ़ारेनहाइट थर्मामीटर पे दोनों रीडिंग्स आती हैं, सेल्सियस में भी आती हैं और फ़ारेनहाइट में भी आती हैं। और केल्विन, ये तीनों, ये लार्ज स्केल पे टेम्परेचर्स लेबोरेटरी में नापे जाते हैं। ये 3 स्केल्स होती हैं, एक सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। ये स्केल्स जो हैं टेम्परेचर को नापने के लिए यूज़ की जाती हैं। ठीक है, लेकिन सिस्टम इंटरनेशनल जो होगा, सिस्टम इंटरनेशनल के तहत टेम्परेचर को नापने के लिए केल्विन ही एक जो है वो यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट। ठीक है, करंट को हम एम्पेयर से नापते हैं और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम कैंडेला से नापते हैं और CD इसका सिंबल है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस की अमाउंट को हम मोल में नापते हैं, जो कि पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, अब देखें यूनिट्स विच आर ऑब्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ 2 आर मोर फंडामेंटल। ठीक है, अब वो यूनिट्स हम जो कि ऑब्टेन किए जाते हैं दो या दो से ज़्यादा फंडामेंटल क्वांटिटीज से, तो हम उन्हें क्या कहेंगे, हम उन्हें कहते हैं कि वो क्या हैं, वो हमारे पास ड्राइव्ड यूनिट्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि उनकी मल्टीपल करके हमने कोई यूनिट ड्राइव कर दिया और ऑपरेशंस परफॉर्म करके हमने कोई यूनिट निकाल दिया, तो हम उसे क्या कहेंगे, ड्राइव्ड यूनिट्स। ड्राइव्ड यानी कि लिए गए यूनिट्स। ठीक है, कहाँ से लिए गए, फंडामेंटल क्वांटिटीज में से लिए गए यूनिट्स। फिजिकल क्वांटिटीज, यूनिट सिंबल्स। अब यूनिट के इन जो यूनिट्स थे फिजिकल क्वांटिटीज, उनके सिंबल। फोर्स न्यूटन, एन, और वर्क का जॉल है, और पावर का वाट है, तो W इसके साथ। इलेक्ट्रिक चार्ज कूलम्ब, C पोटेंशियल डिफरेंस, ये सारी चीज़ें जो हैं वो ड्राइव क्वांटिटीज़ हैं। प्रेशर पास्कल, तो यहाँ पे PA इसका सिंबल है। ठीक है, और न्यूटन से भी नाप सकते हैं। यूनिट विच आर सिंपल बट कैन बी ड्राइव्ड फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ अदर यूनिट्स आर कॉल्ड एज सप्लीमेंट्री यूनिट्स। वो यूनिट्स जो बिल्कुल सिंपल हैं लेकिन उनको हम ड्राइव कर सकते हैं दूसरी यूनिट्स के कॉम्बिनेशन से, तो उन्हें हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहेंगे, जैसे कि स्ट्रेडियन और रेडियन, ये सारे जो हैं। ठीक है, द एंगल फॉर्म्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है,
एंगल फॉर्म्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, यानी कि सेंटर ऑफ द सर्कल पे एक एंगल बना एंड इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल, जो कि सर्कल के रेडियस के बराबर है। तो उस द एसआई यूनिट ऑफ प्लेन एंगल इज कॉल्ड रेडियन। ऐसे का प्लेन एंगल यानी कि एक प्लेन एंगल जो जहाँ पे बन रहा है उसका एसआई यूनिट रेडियन होगा। डायमेंशन इज द पावर टू विच फंडामेंटल क्वांटिटी इज राइज्ड। डायमेंशन यूज किया जाता है किसी भी फंडामेंटल चीज की नेचर को जानने के लिए। डायमेंशन यूज किया जाता है फंडामेंटल क्वांटिटीज या फिर क्वांटिटी की नेचर को जानने के लिए। फिजिकल क्वांटिटीज आर completely specified by magnitude are called scalars। वो फिजिकल क्वांटिटीज जिसको हम completely जो है स्पेसिफाई कर सकते हैं मैग्नीट्यूड से, उसको हम क्या कहेंगे? स्केलर्स कहेंगे। ठीक है, इसी तरह से एग्जांपल्स ऑफ स्केलर्स जो हैं वो हैं पावर, टेम्परेचर, और इनके लिए हमें यूनिट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल करंट, एनर्जी, स्केलर क्वांटिटी, ये जो है हमारे पास क्या है? स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। आर एडिड, सब्सट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड बाय ऑर्डिनरी नंबर्स कह सकते हैं। दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ which are specified by a magnitude as well as direction are called vectors। वो physical quantities जिसको मैग्नीट्यूड की भी ज़रूरत पड़े और डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़े तो उनको हम कहेंगे वेक्टर्स। जैसा कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, लेकिन हम पूछेंगे कि एक्सेलरेशन तेज़ी लेकिन कौन सी डायरेक्शन में? फोर्स लेकिन कौन सी डायरेक्शन में? मूवमेंट लेकिन कौन सी डायरेक्शन में? टॉर्क, अब टॉर्क भी डायरेक्शन मांगता है। तो ये सारे हमारे पास क्या हो गए? हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे रेफरेंस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर रेफरेंसेस लाइन। अब हमारे पास जो रेफरेंस सिस्टम है वो डिपेंड करता है रेफरेंसेस लाइन पे, जैसे कि एक्स और वाई एंड आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, ये हमारे पास रेफरेंस सिस्टम जो एक्स और वाई होता है ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाता है। वन ऑफ द लाइन्स इज नेम्ड एक्स axis and other is y-axis। Direction of the vector is specified with respect to the certain reference directions denoted by theta। ठीक है, अब किसी भी वेक्टर की हम डायरेक्शन जो है वो स्पेसिफाई कर सकते हैं रेफरेंस से, रेफरेंस डायरेक्शन से, जिसको आप क्या कहोगे? थीटा कहोगे। एंगल, ठीक है, एंगल इन द एक्स एंड वाई प्लेन के बीच में जो थीटा बनेगा उससे। ठीक है, एंगल थीटा इज कंसिडर्ड पॉजिटिव इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। अब एंटी क्लॉकवाइज में एंगल थीटा जो है, ठीक है, उसको पॉजिटिव इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस एंड नेगेटिव इन द क्लॉकवाइज सेंस में लिया जाता है। ठीक है, अब उसके बाद जो है वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड, वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय अ लेटर विथ एन एरो हेड। ठीक है, लेटर विथ एन एरो हेड, एक लेटर को ले लें, जैसे कि यहाँ पे हमने लेटर ले लिया विथ एन एरो हेड ऊपर। ठीक है, एरो हेड के साथ हम इन्हें क्या कर सकते हैं? बोर्ड लेटर के साथ या फिर एरो हेड के साथ। वेक्टर हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम स्केलर। स्केलर से वेक्टर बहुत ही डिफरेंट होते हैं। द एरो इज रिमाइंडेड दैट द वेक्टर हैव डायरेक्शन। एरो बताती है कि इसके वेक्टर के ऊपर क्या है? डायरेक्शन है। मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज डोनेटेड बाय मॉड्यूलस ए। ठीक है, मॉड्यूलस ए से डायरेक्ट की जाती है। और विथ नो एरो, यहाँ तो मैग्नीट्यूड अगर हो तो ये ऐसे हम कर देंगे, नो एरो। मैग्नीट्यूड बताने के लिए एरो की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, जैसे कि ये यहाँ पे सिस्टम आप ए हेड और मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन ये जहाँ पे ये देखें आप मेंशन्ड है। ठीक है, अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड, ठीक है, वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली। अब हम इसे ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो भी यहाँ पे मेंशन्ड है। ठीक है, बाय अ लाइन सेगमेंट विथ एन एरो हेड। ये सेम पॉइंट जो हमने स्टडी की है वही है। वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड, अब वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड इज यूनिट R1।
ठीक है। यूनिट वेक्टर जो है 1 है तो वो क्या हो गया, एक यूनिट वेक्टर हो गया। जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो तो उसे हम यूनिट वेक्टर कहेंगे। अब अ वेक्टर दैट इज डिस्प्लेड पैरेलल टू इटसेल्फ, वो वेक्टर जो कि डिस्प्लेस्ड है पैरेलली उसके खुद से ही, ठीक है, जो वेक्टर है तो उसे हम फ्री वेक्टर कहेंगे। ऐसे वेक्टर को हम फ्री वेक्टर कहते हैं। अ वेक्टर दैट इज डिस्प्लेड पैरेलल टू इटसेल्फ, ठीक है। द वेक्टर दैट स्पेसिफाइज द पोजिशन ऑफ द सेकेंड पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ऑफ द फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। एक वेक्टर जो कि स्पेसिफाई करता है सेकंड पॉइंट को और किसके मुकाबले में, एज विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन ऑफ द फर्स्ट पॉइंट। तो ऐसे वेक्टर को, और वो क्या बता रहा होता है, पोजीशन बता रहा होता है, तो इसीलिए उस वेक्टर को पॉजिटिव वेक्टर टर्म किया जाता है। When a vector has a zero magnitude, जब एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो होता है एंड नो पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, देन दिस टाइप ऑफ वेक्टर जो है हम उसे नल वेक्टर कहेंगे या फिर जीरो वेक्टर कहते हैं, ठीक है। और ये ज़्यादा इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, इसीलिए हम ये अब नोट्स में यहाँ पे पढ़ लें, इसीलिए हम शिफ्ट कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं हमारे दूसरे पेज पे, यानी कि जो आई थिंक के नेक्स्ट चैप्टर की जो हम देखेंगे, तो यहाँ से, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट, पहला लॉ ऑफ मोशन जो है वो क्या है, यहाँ पे आप देख लें फॉर्मूलाज, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और इसका ये देख लें मीटर पर सेकंड, ठीक है, स्क्वायर। उसके बाद जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो न्यूटन ने मोशंस के 3 लॉ दिए थे, उसमें से एक लॉ जो है वो क्या हमें बताता है, अ बॉडी रिमेन्स इन द रेस्ट आर कंटिन्यूज टू मूव अनटिल एंड अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स, एक बॉडी जो है वो कंटिन्यूअस मोशन में हो या फिर रेस्ट में हो तो वो उसी पोजीशन में रहेगी जब तक कि उस पे एक एक्सटर्नल फोर्स जो है अप्लाई ना किया जाए। ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था, ठीक है, जिसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है, ठीक है। याद रख लें कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। ये पिछली मर्तबा DNSK में क्वेश्चन हो चुका है कि कौन से फोर्सेस की, सॉरी, कौन से न्यूटन के कौन से लॉ के तहत हम जो है वो फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स या अर्थ का डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, तो वो उसका आंसर था ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। मीन्स के वो रिलेट कर रहा है, इसलिए रिलेट कर रहा है कि आपको पता होने चाहिए लॉज ऑफ मोशंस पता होने चाहिए, तभी तो आपको पता चलेगा कि ये लॉ जो है न्यूटन के वो वैलिड नहीं है। तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए था कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी न्यूटन ने ही दिया था और मोशन के लॉ वहाँ पे वैलिड नहीं थे, तो वहाँ से यानी कि उस मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा था। लेकिन आपने अगर नहीं पढ़े हुए होंगे तो आप कोई भी आंसर टिक कर सकते हैं वहाँ पे। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया, ये बात मैंने आपको बता दी। बिकॉज ऑफ अ बॉडी कैन मेंटेन इट्स स्टेट or रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन ड्यू टू द प्रिंसिपल फीचर ऑफ इनर्शिया, ठीक है। स्टेट मेंटेनिंग प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी इज कॉल्ड इनर्शिया, ठीक है। मेंटेनिंग प्रॉपर्टी, उसी प्रॉपर्टी को मेंटेन रखना, ठीक है, तो उसे इनर्शिया कहा जाता है। द सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट करता है व्हेन एन अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी सम एक्सेलरेशन विल प्रोड्यूस, जब अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई किया जाएगा एक बॉडी पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, ठीक है, और वो डिस्टेंस कवर करेगी जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अप्लाइड फोर्स के, तो इसे कहते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट हमने पढ़ लिया, सेकंड भी हो गया, और उसके बाद जो है थर्ड लॉ ऑफ मोशन देखेंगे, जो कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट एवरी एक्शन हैविंग एन इक्वल रिएक्शन बट अपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है। एवरी एक्शन हैज its reaction but opposite in direction, जैसे कि walking on the ground, launching of rocket। quantity of motion is called momentum, quantity of motion is called momentum। उसके साथ product of mass and velocity, product of mass and velocity is called momentum, ठीक है। ऐसा क्लियर नाउ, ये पॉइंट्स जो हैं वो एज अ थ्योरी भी वहाँ पे पूछे जाते हैं,
a thermodynamic system, एक thermodynamic system which is completely enclosed, जिसको completely enclosed यानी कि बंद रखा हुआ है, completely enclosed by walls through which can pass neither matter nor energy, जिसमें ना ही matter energy कोई भी पास नहीं कर सकता, so they can move around inside it. ठीक है. Law of conservation of mass states that when there is no external force acting on a system, जब एक system पे no external force हो, then the total movement of the system remains constant. Total momentum of the system remains constant. ये point याद रख लें कि external force नहीं हो तो total momentum जो होगी किसी system की वो remains constant. Opposing force. अपोजिंग फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है ड्यूरिंग द मोशन इज कॉल्ड फ्रिक्शन. अपोजिंग फोर्स एक फोर्स, अब जो फ्रिक्शन का फोर्स अपोजिंग फोर्स कहला जाता है. ठीक है, जैसे कि हम रोड पे चलते हैं तो इस डायरेक्शन में अगर चल रहे हैं तो एक फोर्स है जो कि हमें इस डायरेक्शन में भी एक्ट अपोन कर रहा है हमारे ऊपर. हम ऐसे चल रहे हैं, यहाँ पे ऐसे चल रहे हैं तो एक फोर्स हमें इस तरफ भी लग रहा है हमारे, तो उसको कहेंगे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. When liquid or gas flow, this type of friction is called viscosity. जब ये फोर्स गैस पे और लिक्विड की चीज़ों पे अप्लाई होता है तो हम इसको कहेंगे विस्कोसिटी. ठीक है. रेशियो ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन टू द नॉर्मल reaction reaction acting between two surface in a contact is called coefficient of friction and usually denoted by this one. Okay. उसके बाद मोशन अलोंग टू कोऑर्डिनेटिव एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को हम कहेंगे टू डायमेंशनल मोशन. टू डायमेंशनल मोशन, एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे जो मोशन होती है उन्हें उसे हम टू डायमेंशनल मोशन कहते हैं. व्हेन एन ऑब्जेक्ट हैविंग एन इनिशियल वेलोसिटी and moving under the force of gravity that makes any angle, then the horizontal component is called projectile motion. क्या होता है? When an object having an initial velocity and moving under a force of gravity, initial velocity और वो force of gravity के तहत मूव कर रहे हैं और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में मूव कर रहा है और एंगल बना रहा है तो उसको कहेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन. देखें अब यहाँ से यहाँ पे ज़रा सा मेरे एरो की तरफ, यहाँ पे एक हमारे पास क्या आ गया, इनिशियल वेलोसिटी है और वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में मूव कर रहा है और एंगल बना रहा है इस तरह से. जैसे कि कोई बैट्समैन छक्का मारता है तो वो इस तरह से या फिर इस तरह से ऐसे जाके बाउंड्री के बाहर गिरता है, तो इस तरह की मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन कहा जा रहा है. When an object moves in a circular path, जब एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है at constant velocity, then this type of motion is called circular motion. ठीक है, इस टाइप को हम circular motion कहते हैं. उसके बाद हम देखेंगे the angle of a body produced during a circular motion is called angular displacement. Angular displacement और इसको रेडियन से मेजर किया जाएगा. ठीक है, समझ लें यहाँ पे. और जो यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसको रेडियन से मेजर किया जाता है. उसके बाद हम देखेंगे द चेंज इन मोशन इन डिस्प्लेसमेंट इन अ यूनिट टाइम आर 1 सेकेंड, उसको कहेंगे एंगुलर वेलोसिटी. ठीक है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ऑफ अ इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आप कह सकते हैं क्योंकि हम वेलोसिटी क्या कहते हैं, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे हम कह रहे हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन अ यूनिट टाइम, एक सेकेंड में, एक यूनिट टाइम में डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है, चेंजिंग यूनिट टाइम में, तो उसे हम एंगुलर वेलोसिटी कहेंगे. व्हेन द एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसे हम क्या कहेंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन कहेंगे. ये सिंपल सी बात है, जो हम एक्सेलरेशन की डेफिनेशन पढ़ते हैं या फिर वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट की यहाँ पे बात चल रही है. ठीक है, तो ये सेम डेफिनेशन है. आर ये कह सकते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिफाइंस एंगुलर एक्सेलरेशन. ओके.
ओके, इफ सर्कुलर मोशन व्हेन बॉडी हैज लीनियर एक्सेलरेशन, जब एक सर्कुलर मोशन, जबकि बॉडी में क्या है, लीनियर एक्सेलरेशन एज वेल एज वेलोसिटी, एज वेल एज आर्क वेलोसिटी, ओके, दैट इज टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ, उसके हम कहेंगे टेंजेंशनल वेलोसिटी। सर्कुलर, if a circular motion when the body has linear acceleration, ठीक है, इन अ सर्कुलर मोशन, एक सर्कुलर मोशन में जबकि बॉडी की क्या है, एक लीनियर एक्सेलरेशन है एज वेल एज आर्क वेलोसिटी भी है, तो हम उसे कहेंगे टेंजेंशियल वेलोसिटी। इसे क्लियर नाउ, द ग्रेटर द एंगुलर वेलोसिटी, जितनी एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा होगी, द शॉर्टर रिक्वायर्ड द शॉर्टर टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट रिवोल्यूशन। ऐसा क्लियर? तो आई थिंक ये लेक्चर 30 मिनट का हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। फिजिक्स में के और भी पॉइंट्स हैं, ये कंप्लीट फर्स्ट ईयर क्लियर करके इंशाल्लाह फिर सेकेंड ईयर की भी स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।